हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कल की क्लास में हमने रेस्पिरेशन चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। थोड़ा बहुत रिवीजन भी वहाँ पर हमारा हो गया था। अब हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर को, जो कि है आपका हार्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब हार्ट पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनता है वो है आपका स्टडी ऑफ वेसल्स। वेसल्स बोलते हैं वाहिनियों को, यानी वेसल्स हिंदी में किसे बोलते हैं? वाहिनी को या वाहिनियों को, क्योंकि कोई एक वाहिनी तो हमारे शरीर में नहीं पाई जाती है, कई सारी पाई जाती हैं। और जो स्टडी ऑफ वेसल्स होती है वो आपकी कहलाती है एंजियोलॉजी, यानी एंजियोलॉजी के अंतर्गत आप वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो वेसल्स हैं वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। वेसल्स यानी कि वाहिनियाँ आपकी 3 प्रकार की होती हैं। आर्टरी यानी कि धमनी, दूसरी आती है कैपिलरी यानी केशिका, तीसरी आती है वेंस यानी कि शिरा। जिसमें से आपने धमनी का नाम बहुत बार सुना होगा, शिरा का नाम बहुत बार सुना होगा। केशिका भी आपकी एक होती है जो कि आपकी वेसल्स के अंतर्गत आती है। केशिका के बारे में थोड़ा सा, यानी कि कैपिलरी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जाने लेते हैं। तो केशिका सबसे महीन वाहिनी है, यानी कि अगर सबसे ज़्यादा थिन वाहिनी, थिन वेसल की बात की जाए देन वो होती है आपकी केशिका। और ये क्या काम करती है? ये आदान प्रदान का काम करती है। यानी कि इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है आदान प्रदान। किस चीज़ का आदान प्रदान? खाने का आदान प्रदान। वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान। वेस्ट है यानी कि आपका अपशिष्ट है, उन सब का आदान प्रदान, कौन से पार्ट तक ले जाना है वो सब इसी के ज़रिए से जाएगा, यानी इसी में से होकर के जाएगा। अर्थात ये वह स्थान है जिसमें से होकर के जाएगा। केशिका क्या है? केशिका एक आपकी वाहिनी है। वाहिनी है कितनी? सबसे ज़्यादा महीन है, यानी कि सबसे ज़्यादा थिन है। और क्या काम करती है? आदान प्रदान का काम करती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आर्टरी यानी कि धमनी की और शिरा की। तो सबसे पहला यहाँ पर जो हमारा बनता है, यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया इस तरह से। सॉरी, ये रहा धमनी, ये रहा धमनी और ये रहा शिरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख ली जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है, जैसे वॉल्स यानी कि दीवारों के बारे में बताना है, ल्यूमेन यानी कि गुहा के बारे में बताना है, इलास्टिसिटी यानी कि लोच के बारे में बताना है। नीचे और भी पॉइंट्स हैं। यहाँ पर जो हमारी दीवारें हैं, धमनी की दीवारें, तो धमनी की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, यानी कि थिक होती हैं। लेकिन शिरा की अगर बात करी जाए तो शिरा की दीवारें कैसी होती हैं? पतली होती हैं, यानी कि थिन होती हैं। आई होप आपको याद हो गया। धमनी की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। धमनी मोटी होती है, शिरा पतली होती है। ल्यूमेन की बात की जाए, यानी गुहा की अगर बात की जाए तो नैरो होती हैं, यानी कि संकीर्ण या संकरा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ल्यूमेन की बात की जाए शिरा के अंदर तो चौड़ा, यानी कि वाइड लिख सकते हैं। इलास्टिसिटी जो खींचना बोलते हैं जिसको, इलास्टिसिटी जो होती है धमनी में जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जबकि शिरा में इलास्टिसिटी यानी कि जो लोच होती है वो आपकी एब्सेंट होती है। अब आ जाते हैं प्रेशर पे। तो प्रेशर जो होता है वो धमनी में तो उपस्थित होता है, लेकिन शिरा में अनुपस्थित होता है। इसे एक और तरीके से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मान लिया ये है आपकी धमनी, ठीक है, ये धमनी है इस तरीके से, और ये है शिरा। ठीक है, ये है धमनी और ये है शिरा। अब इन दोनों को देखने पर आपको कुछ अंतर नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या अंतर नज़र आ रहा है कि इसकी जो दीवारें हैं वो मोटी हैं, वो हमने पढ़ी थी। शिरा की दीवारें जो हैं वो पतली हैं। ठीक है, अब जब ब्लड जो है धमनी में प्रवाहित होगा जाएगा तो
प्रेशर के साथ जाएगा, यानी मुश्किलों से जाएगा। प्रेशर लगेगा ब्लड, क्योंकि यहाँ से निकलने में ब्लड को मुश्किल होगी, ठीक है, यहाँ पर प्रवाहित होने में। जबकि ये भी चीज़ इसकी काफ़ी फ्री है शिरा की, तो यहाँ से ब्लड प्रवाहित होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि यहाँ पर तो प्रेशर उपस्थित है क्योंकि इसकी दीवारें मोटी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर उपस्थित नहीं है। और वो ही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रेशर जो है वो आपका धमनी में उपस्थित है, लेकिन शिरा में जो है वो उपस्थित नहीं है, क्योंकि प्रेशर और एरिया एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। P=F/A एक फार्मूला होता है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स में एक फार्मूला होता है जहाँ पर F आपका होता है फोर्स, बल, और ये होता है A होता है एरिया, और ये होता है प्रेशर, ठीक है। तो P=F/A से, क्योंकि एरिया जो है वो निकलने का थोड़ा सा कम था क्योंकि इसकी दीवारें मोटी होती हैं, इसी कारण से आपका प्रेशर जो है धमनी में ज़्यादा हुआ। अब यहाँ पर पढ़े लेते हैं कपाट। कपाट क्या है? कपाट पहले तो छोटा छोटा समझ लेते हैं कि कपाट जो है धमनी में होता नहीं है और उपस्थित होता है किसमें? शिरा में। धमनी के कपाट नहीं होते हैं, वॉल्व नहीं होते हैं, धमनी में वॉल्व्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिरा के अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं। ये जो थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है इसको पढ़ते हैं। क्योंकि जब धमनी में ब्लड आगे की ओर जाता है तो प्रेशर के साथ जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि धमनी में जो प्रेशर होता है वो उपस्थित होता है, लेकिन शिरा में प्रेशर उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि धमनी की दीवारें मोटी होती हैं। वहाँ से अगर ब्लड को प्रवाहित किया जाएगा, ब्लड को गुजरने में वहाँ पर प्रेशर लगाना पड़ेगा, अपने आप को धक्का लगाना पड़ेगा, जबकि शिरा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी दीवारें पतली होती हैं, ब्लड आसानी से प्रवाहित हो जाता है, इतना फ्रीली प्रवाहित हो जाता है कि कभी कभी वापस भी लौट सकता है। अब अर्थात वहाँ पर वॉल्व की ज़रूरत नहीं होती। ये थी धमनी, इसमें गया ब्लड, बहुत प्रेशर के साथ गया ब्लड इसके अंदर। तो जो चीज़ ऑलरेडी पीछे से धक्का दिया जा रहा है ना, इसको पीछे से इसको धक्का लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, तो ये जब अंदर जाएगा तो ये वापस आ सकता है, ये वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये रही शिरा, इसमें फ्रीली ब्लड जा रहा है, इसकी दीवारें पतली थी, इसमें फ्रीली ब्लड जो है प्रवाहित हो रहा है। तो एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि ये ब्लड पीछे को आ जाए, ये ब्लड क्या होगा? पीछे को वापस लौट जाए। ये जो ब्लड जा रहा है ये पीछे को वापस लौट जाए, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से वॉल्व्स लगे होते हैं। ये कुछ इस तरह से मान लिया ये वॉल्व्स लगे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं? ये एक ढक्कन की तरह बंद हो जाएंगे और ब्लड को वापस आने से रोक लेंगे। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ब्लड स्वयं प्रेशर के साथ आगे जाएगा वहाँ पर, और शिरा में ब्लड जो है प्रेशर के साथ नहीं जाता, वहाँ पर लौट सकता है, और वहाँ पर जो वॉल्व उपस्थित होते हैं वो उस ब्लड को वापस आने से रोक लेते हैं, एक ढक्कन की तरह बंद हो जाएंगे, इसलिए ब्लड जो है आसानी से वहाँ पर प्रवाहित हो जाएगा। वॉल्व क्या होता है? ब्लड के पीछे आने पर रोक लगा देते हैं, ठीक है। फंक्शन मतलब कार्य, धमनी का कार्य क्या होता है और शिरा का कार्य क्या होता है? तो धमनी का कार्य, सारी धमनियों का कार्य क्या होता है? हार्ट से ब्लड को विभिन्न भागों तक पहुंचाना। कहाँ से? हार्ट से कहाँ जा रहे हैं? ब्लड को लेकर के कहाँ पे जा रहे हैं? बॉडी पार्ट्स में, जहाँ जहाँ भी पहुँचाना होगा, ठीक है। हार्ट से ब्लड को लेकर बॉडी पार्ट्स में जा रहे हैं। चले कहाँ से हैं? हार्ट से चले हैं, जा कहाँ रहे हैं? विभिन्न भागों में पहुँचाना है। यहाँ पर इसका उल्टा है, बॉडी से लेकर के हार्ट में जाना है। यानी धमनी का काम तो होता है हार्ट से ब्लड को विभिन्न भागों में पहुंचाना, जबकि शिरा का काम क्या होता है? बॉडी से ब्लड को हार्ट तक पहुंचना। अगर हार्ट तक पहुंचना है तो शिरा के ज़रिए पहुंचेंगे, अगर हार्ट से बॉडी तक पहुंचना है तो आप धमनी की सहायता से पहुंचेंगे। अब धमनी में क्या होता है? ऑक्सीकृत। ये बात जो बोली जाती है कि धमनी का काम क्या होता है कि ऑक्सीकृत रक्त को पहुंचाना होता है विभिन्न भागों तक, तो ये बात गलत होती है।
गलत इसलिए होती है क्योंकि धमनी का जो एक्चुअल फंक्शन है, एक्चुअल उसका जो वर्क है वो बस इतना है कि हार्ट से ब्लड को विभिन्न भागों तक बॉडी के पहुंचाना उसका काम है। उसमें कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीकृत या शुद्ध रक्त को ही पहुंचाएगी। दूसरा, इस तरीके से यहाँ पर भी अनऑक्सीकृत भी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। ये इसलिए बोलते हैं लोग, ये एक स्टेटमेंट है, ये जो है धमनी का काम नहीं है। ऊपर जो बात लिखी थी वो धमनी का काम था, नीचे जो बात लिखी है धमनी में क्या होता है, ऑक्सीकृत और शुद्ध रक्त। ऑक्सीकृत रक्त होता है उसको शुद्ध रक्त भी बोलते हैं, वो पाया जाता है। इसीलिए ये बोल दिया जाता है, ये एक स्टेटमेंट बोल दिया जाता है कि धमनी का काम क्या होता है, हार्ट से बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीकृत ब्लड को पहुंचाना। इसलिए बोल दिया जाता है, लेकिन धमनी का काम सिर्फ इतना है, सिर्फ रक्त को हार्ट से लेकर के बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। लेकिन धमनी के अंदर रक्त कौन सा होता है, तो ऑक्सीकृत रक्त होता है, यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसमें एक अपवाद आ जाती है, और वो एग्जेप्शन आपकी क्या है, फुफ्फुसीय धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी है। फुफ्फुसीय धमनी आपकी अपवाद के अंतर्गत आती है, और ये एक धमनी का नाम है। फुफ्फुसीय धमनी जो है वो अपवाद आती है। अब शिरा के बारे में देख लेते हैं। शिरा में जो होता है अशुद्ध डीऑक्सीकृत रक्त बहता है। ठीक है, सभी शिराओं में मोस्टली अशुद्ध और डीऑक्सीकृत रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद आ जाता है, वो एक्सेप्शन आपका है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा वो भी इसके अपोजिट ही काम करेगी। अब यहाँ पर हार्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं। हार्ट अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि स्टडी ऑफ वेसल्स को बोला जाता है एंजियोलॉजी। इसी तरह से अगर आप हार्ट की स्टडी कर रहे हैं तो हार्ट के बारे में जहाँ स्टडी किया जाता है उसको कार्डियोलॉजी बोला जाता है, ये आप जानते ही होंगे। तो जो हमारा हार्ट होता है ना, वो किससे मिलकर के बना होता है, ठीक है। हार्ट बना होता है अंदरूनी एवं कार्डियक मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है, मसल्स से मिलकर बना है। और वो दो मसल्स हैं जो कि हार्ट के अंदर ही पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे, ये वाले जो, ठीक है। और जिसमें से ये जो कार्डियक वाला है ये तो कहीं भी नहीं पाया जाएगा, और ये हार्ट में ही पाया जाएगा। ये अंदरूनी और कार्डियक मांसपेशी से बना है। कौन बना है, आपका हार्ट बना है। अभी रियल वाली तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो 98% जो हार्ट है वो अंदरूनी को बोलते हैं, स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में अंदरूनी है, वैसे आप अगर इंग्लिश में याद करना चाहेंगे तो इसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। यानी जो 98% भाग जो है हार्ट का वो एक मसल्स है जिसका नाम है अंदरूनी, हिंदी में है, स्मूथ मसल से मिलकर के बना है। जबकि जो बचे हुए 2% है वो आपका कार्डियक मसल से मिलकर के बना है, और ये केवल हार्ट में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। ये भी देख लेते हैं। हमने फुफ्फुसीय धमनी के बारे में जाना, हमने फुफ्फुसीय शिरा के बारे में जाना, लेकिन वहाँ पर हमने डिटेल में उनको जानने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है, वह ब्लड जो लंग्स की तरफ जा रहा हो या आ रहा हो उसे पल्मोनरी ब्लड कहा जाता है, यानी फुफ्फुसीय रक्त कहा जाता है, फुफ्फुसीय ब्लड कहा जाता है। वो ब्लड जो आपका लंग्स यानी कि फेफड़ों की तरफ या तो आ रहा हो या जा रहा हो, ये धमनी और शिरा के कामों पर डिपेंड करता है कि आ रहा है या जा रहा है। उस रक्त को आप फुफ्फुसीय रक्त या फुफ्फुसीय ब्लड या पल्मोनरी ब्लड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो कार्डियक मसल्स हैं जिनसे मिलकर के हमारा हृदय बना है, इन्हीं कार्डियक मसल्स के कारण ही हार्ट पंपिंग कर पाता है। यानी ये क्वेश्चन अगर बने कि हार्ट जो है वो कौन सी मसल्स के कारण पंपिंग कर पाता है, तो वहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा कार्डियक मसल्स। फिर से देख लेते हैं, हार्ट के बारे में बात की जाती है। हार्ट किससे मिलकर बना है, तो मांसपेशियों से मिलकर बना है, यानी कि मसल से मिलकर बना है। कौन कौन सी मसल से मिलकर बना है और कितनी मसल से मिलकर बना है, तो हमारा जवाब पहले तो होगा कि 2 मसल से मिलकर बना है। पहली आ जाती है आपकी स्मूथ मसल, दूसरी आ जाती है कार्डियक मसल्स। यानी कि अगर हिंदी में इनका ट्रांसलेशन किया जाए तो पहली स्मूथ मसल को बोलते हैं अंदरूनी, और कार्डियक मसल्स को कार्डियक मांसपेशी बोला जाता है, जिसमें से 98%
2% जो हार्ट है वो हमारा स्मूथ मसल से मिलकर के बना है, जबकि बचे हुए 2% से हमारा कार्डियक मांसपेशी के द्वारा हार्ट बना है। और ये जो कार्डियक मांसपेशी है ये केवल हार्ट में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है, और इसी के कारण से ही हार्ट जो है वो पंपिंग करता है। अब आ जाते हैं ह्यूमन हार्ट। मानव का जो हृदय है, हम लोगों का जो हृदय है, मानव का जो हृदय है उसमें 4 प्रकोष्ठ हैं, यानी 4 उसके द्वार हैं, या आप समझ सकते हैं 4 तरीके से वो बना हुआ है, 4 चैम्बर हैं उसके, ठीक है, 4 चैम्बर्स में होता है। जितने भी स्तनधारी हैं उनका जो है ना वो आपका 4 चैम्बर्स में ही होता है। और लेकिन जो प्रकोष्ठ हैं यानी जो चैम्बर्स हैं वो हर जीव में अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य यानी मानव में, ह्यूमन में अगर 4 हैं तो बाकी सारे जीवों में भी 4 होंगे, सब में अलग अलग होते हैं। पक्षियों में अलग होते हैं, आपके सरीसृप में अलग होते हैं। देख लेते हैं कुछ, यहाँ पर मैंने नोट भी किए हुए हैं। नंबर ऑफ चैम्बर्स अलग लिखे हैं और उनके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर नाम अलग लिखे हुए हैं। मछलियों में कितने होते हैं चैम्बर्स? 2 होते हैं। मैं अभी आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी। उभयचर और सरीसृप में 3 होते हैं। यहाँ पर एक समझने वाली अच्छी बात यह है कि सरीसृप में जो है 3 होते हैं, ठीक है, मोटा मोटा अगर देखा जाए 3 होते हैं। एक अपवाद आ गया आपका मगरमच्छ और घड़ियाल। घड़ियाल और मगरमच्छ एक ही चीज़ है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और 4 चैम्बर किस में होते हैं? बर्ड्स में होते हैं, पक्षियों में होते हैं, स्तनपायी में होते हैं। स्तनपायी किसको बोलते हैं? स्तनधारी किसको बोलते हैं? मैमल्स को बोलते हैं, ठीक है। तो मैमल्स को बोलते हैं। जैसे कि डॉल्फिन आ गई, डॉल्फिन में कितने चैम्बर है? तो डॉल्फिन में होते हैं आपके 4 चैम्बर। ये देखिए, ये है ह्यूमन हार्ट की तस्वीर। इसमें मैं जो बता रही थी 4 चैम्बर्स होते हैं, जो ये लिखे हुए हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं। दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद या बायां आलिंद, ये ही आपके 4 चैम्बर्स हैं जिनके नाम इस तरीके के हैं। और ये आपकी धमनियों के बारे में, फुफ्फुस धमनियाँ हैं, फुफ्फुस शिराएँ हैं, ये फुफ्फुस शिराओं का एरिया है, ये फुफ्फुस धमनियाँ हैं ये। और शरीर के ऊपरी भाग की महाशिरा भी है, महाधमनी भी है, विभाजिका है, ये इनको विभाजित कर रही है इसलिए ये विभाजिका बोली जा रही है। तो मनुष्य का यानी कि ह्यूमंस का या स्तनधारियों का जो हार्ट होता है वो आपका 4 चैम्बर्स में होता है। ये देखिए, ये आपकी हैं जो हम पढ़ रहे थे वेसल्स यानी कि वाहिनियां हैं। ये तीनों वाहिनियां जिनके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था। तो ये आपकी आ जाती है वेन है, ये कैपिलरीज है, ये आर्टरी है। और यहाँ पर मैंने वेन्स के बारे में बताया था। तो वेन्स की दीवारें कैसी होती हैं? वेन्स की दीवारें पतली होती थी और आर्टरी की जो दीवारें थी वो मोटी थी। मोटी, ये इसका नाम क्या था? ये धमनी थी, यही तो थी आपकी धमनी, और यही तो थी आपकी शिरा। और जो ये कैपिलरीज थी ना, ये कैपिलरीज, अब इनको, ये सबसे ज़्यादा पतली वाहिनियाँ थी, सबसे पतली वाहिनियाँ थी। और यही सबसे ज़्यादा पतली नज़र भी आ रही हैं, आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा पतली हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला कोई नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। केमिस्ट्री की जो क्लासेस है वो कंप्लीट होने वाली हैं, ऑलमोस्ट 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।